ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, अभी तक हमने आपको जो भी पढ़ाया है, आपको अधिकतर समझ में आ गया। आपको क्या हुआ? आपको अधिकतर समझ में आ गया है। और अब हम ने एक अभ्यास पढ़ लिया है। ये पुस्तक सभी के पास में है सभी के पास में। संस्कृत शिक्षा भाग 1 सभी के पास में है। हमने सभी को पीडीएफ भेजी है। इसका पैसा नहीं लिया। इसका पैसा नहीं लिया, ये आपको हमने ऐसी दी है, कोई बात नहीं। तो ये जिसके पास में नहीं है वो हमसे पुनः भी प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ हम आपको भेज देंगे। सबके पास में होनी चाहिए। जिसने भी भाग लिया है हमने सबको भेजा है, ठीक है। तो यदि नहीं है आपके पास में तो इसे हमसे मांग लीजिएगा। इसका पहला अभ्यास हमने पढ़ लिया है। ये जो इसका प्रथम अभ्यास था, इसको हमने पढ़ लिया अच्छी प्रकार से, और ये होमवर्क भी करा दिया, आपको लिख करके कराया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब वहीं तो नहीं टिके रहेंगे, अब आगे भी तो बढ़ेंगे। अब आगे कदम रख रहे हैं, दूसरा कदम, ठीक है जी। अब हम दूसरा कदम रख रहे हैं आगे। तो दूसरा कदम रखने के लिए डॉक्टर कपिल देव जी ने इसमें दूसरा अभ्यास बना दिया कि भाई पाठक गणों, ऐसा है, दूसरा कदम आप रखेंगे तो हम आपके लिए दूसरा अभ्यास बना देते हैं, ठीक है। तो दूसरा अभ्यास पढ़ने से पूर्व हम आपको इस अभ्यास में जो शब्द आए थे उनको एक बार फिर दोबारा बतला देते हैं, बोल करके, केवल लिख करके नहीं, बोल करके, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। प्रथम अभ्यास के जो शब्दावली थी उसको मैं फिर दोबारा आपको आवृत्ति करा देता हूं। ये प्रथम अभ्यास, शब्दावली, ठीक है। शब्दावली मात्र ध्यान से सुनिएगा। साह मीन्स वह एक, तऊ मीन्स वे दो, ते मीन्स वे सब, भू मीन्स होना, ये वर्ब है। पठ पढ़ना, ये भी वर्ब है। लिख लिखना, वर्ब है। हंस हंसना, गम को गच्छ हो जाता है, जाना, ये धातुएं हैं, ये वर्ब हैं। अव्यय है इसमें। अत्र माने यहां, तत्र माने वहां, यत्र माने जहां, पुत्र माने कहां, और किम माने क्या। ये मैंने आपका इसका शब्दकोश है उसको पुनः बता दिया। इसको थोड़ा याद रखना है, ठीक है, थोड़ा याद रखना है। हम ऐसे ही कक्षा प्रारंभ में ऐसे ही इसकी आवृत्ति कराते रहेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अब
आगे दूसरे अभ्यास पर आ जाइएगा। कौन सा अभ्यास है जी? द्वितीय अभ्यास। ठीक है, अब दूसरा अभ्यास पढ़ेंगे। जो पहला अभ्यास था वो था थर्ड पर्सन के शब्दों का, अर्थात प्रथम पुरुष के शब्द थे उसमें, वह, वे, दो, वे सब। और ये जो अभ्यास है इसमें इन्होंने शब्द दिए हैं सेकंड पर्सन के, मध्यम पुरुष। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, हाँ, तो ये ध्यान रखना है। अब एक दो लोग कमेंट कीजिएगा, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? जल्दी से कीजिएगा, प्रतीक्षा करेंगे आपकी। जो भी पढ़ाया जा रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से कीजिएगा। चलिए, समझ में आ रहा है। ठीक है, बहुत सुंदर। अब देखिएगा दूसरे अभ्यास में, अब शब्द लिखते हैं आपके हम। त्वम माने तू अथवा तुम भी कह सकते हैं, दोनों अर्थ हैं। ठीक है, त्वम मीन्स तू अथवा तुम, ऐसे भी कह सकते हैं। तू थोड़ी सी वैसी भाषा में बोलते हैं जिसको बोले प्यार की भाषा में बोलते हैं। मित्रगण आपस में होते हैं, अधिक प्यार करते हैं एक दूसरे से, तो उसको तू बोलते हैं। और हम भगवान को भी तू बोलते हैं, हे परमपिता परमेश्वर तू हमारी नैया पार लगा दे, तो परमात्मा को भी तू बोलते हैं। परंतु बड़े लोगों को तू नहीं बोलते हैं। ठीक है, बड़े लोगों को समाज में क्या बोलते हैं? आप। तो अभी हम ये सेकंड पर्सन हैं। ठीक है, ये सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष के शब्द हैं जो आज बताए जा रहे हैं आपको। आप देखिएगा, युवाम, तुम दो। ठीक है, और यूयम, तुम सब। ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। त्वम माने तू अथवा तुम, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं, इंग्लिश में यू बोलते हैं, तो यहां बोल रहे हैं तुम। ठीक है, और युवाम मीन्स तुम दोनों, तो इंग्लिश में तुम दोनों को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? यू टू, आप दो। ठीक है, आज बहुत आनंद आ रहा है, कक्षा लेट हुई है परंतु पाठकगणों की संख्या बहुत है, ऐसे ही बढ़ते जाइएगा निरंतर। और यूयम माने तुम सब, यू ऑल। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। ये क्या है? मध्यम पुरुष। ध्यान रखना है आपको, क्या है ये? मध्यम पुरुष। ये मध्यम पुरुष के शब्द हैं, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब वाक्य बनाएंगे हम तब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मध्यम पुरुष है या प्रथम पुरुष है। युवाम माने आप, आल्सो। हाँ, आप हिंदी में आप भी कह सकते हैं, मान सकते हैं, पर उसके लिए संस्कृत में और अलग शब्द है, हम बताएंगे आगे। तो त्वम मीन्स तू अथवा तुम, युवाम माने तुम दो, और यूयम मीन्स तुम सब। ये हो गया। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं।
बहुत धीरे धीरे पढ़ाएंगे, अभी बहुत धीरे धीरे। अब आ जाइएगा, अब वर्ब लेते हैं, धातु है। क्या धातु है? वद। वद का अर्थ है बोलना। ठीक है जी, वद मीन्स बोलना। पीडीएफ में देखिएगा, बाद में देख लीजिएगा। टू स्पीक, टू स्पीक, वद का अर्थ है टू स्पीक माने बोलना। आगे क्रीड, खेलना। नहीं, टू प्ले। ठीक है, खेलना, जुआ आदि खेलना नहीं है। नहीं, जुआ आदि, ये जो खेल खेलना, खेल खेलना के लिए संस्कृत में क्या धातु है? क्रीड। और देखिएगा आगे, खाद। खाद मीन्स खाना, माने टू ईट, खाना माने खाने के लिए। तब खाने के लिए हम यूज करेंगे तो करेंगे खाद। ठीक है, और इसके आगे क्या है? ये धातु है आपकी तीन ही है, वद, क्रीड, खाद। इनको आपको याद करना है। ठीक है, वद मीन्स बोलना। मेरे साथ बोलिएगा, जोर से बोलिएगा, यही याद कराते हैं आपको। वद मीन्स बोलना। बोलिए, जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दीजिए। आपको आरती सुनाई दे रही होगी पर आपकी आवाज हमें सुनाई नहीं दे रही। जोर से बोलिए, वद मीन्स बोलना। क्रीड मीन्स खेलना। क्रीड मीन्स खेलना, भूलना नहीं है। खेलना के लिए क्या है जी? क्रीड है। हमको तो याद है, आपको याद है, आप कहना जी याद है। क्रीड, खेलने के लिए क्या है संस्कृत में? क्रीड। अच्छा जी, बोलने के लिए क्या है? वद। अच्छा जी, खाने के लिए क्या है? खाने के लिए सबको याद होता है, ध्यान रख लीजिएगा, खाद। खाद मीन्स खाना। तीन धातुएं याद हो गई आपको, कोई परेशानी नहीं है। इसको अपनी कॉपी पर, नोटबुक पर पीछे, हाँ भोजन करना, ठीक है भोजन करना। आपने इमोजी भी भेज दिया भोजन करते हुए। ठीक है, तो इन धातुओं का पीछे एक टेबल बना लीजिएगा, इसे लिखते जाइएगा। जो भी धातुएं आ रही हैं उन धातुओं की एक लिस्ट बना लीजिएगा पीछे, जिससे कभी भी समय मिले तो जल्दी से देख लिया, अच्छा ये धातु इसका ये अर्थ है, इसका ये अर्थ है, इसका ये अर्थ है, और माइंड में सेट हो जाएंगी, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो अभी आपको ये धातुएं थोड़ी सी याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि संभाषण करना है आपको, संस्कृत सिखानी है, बोलना, फर्राटेदार संस्कृत बोलना है आपको। तो अब ये भी मैंने आपको याद करा दिया। ठीक है, चलिए सब कुछ याद करा देंगे आपको, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अब आ जाइएगा अव्यय। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इंपोर्टेंट वर्ड है, वर्ड्स हैं। अद्य, आज, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टुडे। अब क्या बोलना है आपको? अद्य। क्या बोलना है? अद्य। हाँ, भोजन करना अर्थ था उसका। अद्य माने, अद्य मीन्स आज, टुडे। इदानीम, अब, नाउ, नाउ। इदानीम मीन्स अब, नाउ। तो ये याद करना है आपको, इदानीम मीन्स नाउ। अब नाउ नहीं बोलना आपको, अब बोलना इदानीम, 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 अद्य, अद्य, अद्य। अब आइएगा यदा, मीन्स जब।
आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हेन। अब क्या बोलना है आपको? यदा 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 हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक में आप यदा यदा सुनते हैं, तो यदा यदा ही धर्मस्य, तो यदा का अर्थ क्या है समझ में आ गया अब आपको? अब गीता भी समझ में आ जाएगी आपको। यदा मीन्स जब, याद करना है, यदा मीन्स जब। ठीक है, चलिए। तदा, तदा मीन्स तब, तदा मीन्स तब। ये भी इंग्लिश में इसको देन बोलते हैं, तब। तो अब आपको क्या बोलने? तदा 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 तदा। चलिए अब इधर लिख देते हैं, यहां स्पेस है आपको दिखेगा, तो एक बार में ही पूरा टेबल बन जाएगा आपका। कदा, कदा मीन्स कब। ठीक है, कदा मीन्स कब। और आगे है आपका अपी। अपी का अर्थ है भी। आप इंग्लिश में बोलते हैं आल्सो। अब क्या बोलना है? अपी 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 अपी। अपी बोलना है अब आपको। अपी माने भी। ना का अर्थ है नहीं। नॉट या नो भी कह सकते, नो। और एव, एव का अर्थ है ही। ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं अलोन, अकेला, ही, अलोन। तो एव, ये शब्द मैंने आपको बताए, इनको दोबारा एक बार मेरे साथ में उच्चारण कीजिएगा। ठीक है, उच्चारण भी कराएंगे आपको। अद्य, अद्य मीन्स आज, टुडे। इदानीम मीन्स अब, मीन्स नाउ। यदा जब, व्हेन। तदा तब। मेरे साथ बोलिएगा जी, चुपचाप नहीं बैठना जी, चुपचाप नहीं बैठने देंगे अब आपको हम। बोलिए जल्दी से, तदा तब। कदा कब। कदा मीन्स कब। अपी मीन्स भी। बहुत आनंद आ रहा है हमको। लाइव की संख्या अधिक बढ़ती जा रही है, इसलिए हमारी और आवाज भी बढ़ती जा रही है। जितने अधिक लोग होंगे उतनी हमारा उत्साह उतना ही अधिक बढ़ेगा। अपी मीन्स भी, आल्सो। न मीन्स नहीं, नो अथवा नॉट। एव मीन्स ही, अलोन। ठीक है, तो ये आपको लिख लीजिएगा नोटबुक पर। ये हमारे साथ में लिखना भी है आपको, पुस्तक है फिर भी लिखना है। लिखने से क्या होता है, जैसे हटते हाथ से और यहां पर छप जाता है। क्या होता है, लिखते यहां है हम नोटबुक पर, परंतु वो यहां पर छप जाता है। और जब वो छप जाता है तो हमको जल्दी से याद हो जाता है। ये होता है लिखने का प्रयोजन। इसलिए जो भी चीज हम पढ़ें उसको अवश्य लिखें।
तो हमें बहुत अच्छी तरह से जल्दी से वह विषय जल्दी से स्मरण हो जाता है, कंठस्थ हो जाता है, मेमोराइज हो जाता है। ठीक है, तो अवश्य लिखें। ये मैं भी आपको धीरे धीरे चला रहा हूं, लिखिएगा। ये शब्दकोश लिखना है आपको, ठीक है। चलिएगा, 1 मिनट आपको देता हूं लिखने के लिए। अभी प्रश्नों पर नहीं जाएं, अभी प्रश्नों पर नहीं जाएं, अभी चीज को पढ़ें पहले, ठीक है। पहले मटेरियल तैयार कीजिएगा। अभी हमको सभी को चीजें देनी है, आपकी हर शंका का समाधान करेंगे, परंतु अभी नहीं, अभी नहीं। अभी आप जो भी यहाँ दिखाया जा रहा है उसको आपको देखना है, लिखना है, उसमें शंका नहीं करनी जी ये क्या अव्यय क्या है, अभी समझ में नहीं आएगा। आपको आ जाएगा पर दूसरे लोगों को नहीं आएगा, इसलिए हम नहीं बताएंगे। हम वही चीज बताएंगे जो 90% लोगों को समझ में आ सके, ठीक है। हम वो चीज नहीं बताएंगे जो 2% लोगों को समझ में आ जाए जी, 98%, 98% देखते रहे ऐसे क्या हो रहा है। नहीं, 90% लोगों को समझ में आएगी, वही चीज हम बताएंगे। अभी आगे चल के आपकी शंका का उत्तर दिया जाएगा। चलिएगा, अब आगे चलते हैं। तो ये मैंने आपको इसका शब्दकोश दिया है, इसको हल्का सा स्मरण कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा, हमने पहले ही आपको बतला दिया था कि विभक्ति क्या होती है, ये बतला दिया था। कर्ता क्या होता है, ये भी बतला दिया था, बता दिया था आपको। विभक्तियां बताई थी हमने, जैसे हमने राम के रूप लिख करके दिखाए थे सारे आपको। राम के रूप आपको लिख करके हमने पूरा बताया था, और उसमें पहली रो को क्या बोलते हैं, प्रथमा विभक्ति। दूसरी रो को क्या बोलते हैं, द्वितीया विभक्ति। और तीसरी रो को क्या बोलते हैं, तृतीया विभक्ति। चौथी पंक्ति को क्या बोलते हैं, चतुर्थी विभक्ति। और पांचवी पंक्ति को क्या बोलते हैं, पंचमी विभक्ति। और छठी पंक्ति को क्या बोलते हैं, षष्ठी विभक्ति। और सातवीं पंक्ति को क्या बोलते हैं, सप्तमी विभक्ति। और आठवीं पंक्ति को क्या बोलते हैं, संबोधन। क्या बोलते हैं, संबोधन। अब कुछ कह रहे होंगे यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं है, पंक्तियां हैं ही नहीं, तो ये कहां से गिना रहे हैं गुरुजी। तो ये हमने पहले आपको राम के रूप लिख करके दिखला दिए थे। मैं अभी थोड़े से लिखता हूं, पूरे नहीं लिखूंगा, देखिएगा। ये हमने आपको ऐसा लिखा दिया था, रामः, रामौ, रामाः, ऐसे ये इसके फॉर्म चलते हैं, ठीक है। रामम, रामौ, रामान। ये आगे याद कराएंगे, भी याद नहीं करा रहे आपको, ठीक है। तो ये ऐसे नीचे 8 लाइन होती हैं, ठीक है। तो ये पहली वाली लाइन को प्रथमा विभक्ति, दूसरी वाले को द्वितीय विभक्ति, ऐसे क्रम बना दिया है, ठीक है। ये आप पीछे की कक्षा में देख लीजिएगा, हमने पढ़ा दिया है। अब ये विभक्ति आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब कर्ता, कर्ता आपको समझ में कुछ आ गया है, कुछ लोग पहले से ही जानते हैं और कुछ लोगों को अभी जानना है, ठीक है। चलिएगा, कुछ लोग इसको क्या लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, ये है सही। कुछ लोग इसको क्या लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं, कर्ता। ये हिंदी का शब्द है, हिंदी का एक क्रियावाची शब्द है, करता है, क्या करता है, क्या करती है। इसको ऐसे नहीं लिखना, ये गलत है, ठीक है। ये कर्ता, हम जैसे बोलते हैं वैसे लिखेंगे, कर्ता वो है करता,
ठीक है, हिंदी में जल्दी से बोल देते हैं करता है जी, परंतु हमको लिखना कैसे है, कर्ता। ये करता है, ये क्या है, वाक्य का नॉमिनेटिव केस होता है। ये क्या होता है, नॉमिनेटिव केस। इसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कभी सब्जेक्ट भी बोल देते हैं आप। तो इसका मुख्य जो नाम है इंग्लिश में नॉमिनेटिव केस। आप इंग्लिश का व्याकरण थोड़ा सा जानते होंगे तो समझ रहे होंगे, और यदि नहीं जानते तो हिंदी में आ जाइएगा, हिंदी में तो पढ़ते ही हैं जी, कर्ता किसको बोलते हैं। तो हम आपको सीधी सी परिभाषा बतलाते हैं, आज लिख करके बतला देते हैं, ठीक है। कर्ता की परिभाषा, ठीक है, लिख लीजिएगा। आप हिंदी में अलग प्रकार से लिखते होंगे, परंतु ये संस्कृत की परिभाषा है। किसी भी क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं, ठीक है। बात बतानी है, अभी पहले इसको ध्यान से सुनिएगा, बोलिएगा मेरे साथ। किसी भी क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं, ठीक है। यह ध्यान रखना है आपको। यह क्रिया को करने वाला कोई चेतन भी हो सकता है, जड़ भी हो सकता है। यह जरूरी नहीं है कि चेतन ही हो, कोई प्राणी ही हो, ऐसा नहीं है। कुछ भी हो सकता है, जड़, चेतन, निर्जीव, सजीव, कुछ भी हो सकता है। बस क्रिया को करने वाला जो है उसको संस्कृत में क्या कहते हैं, कर्ता, ठीक है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, क्या मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाना क्रिया कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं। मान लीजिए मैं चेतन हूं, आपने सोचा कि क्रिया तो चेतन ही करता है, अर्थात जिसके अंदर चेतना है वही कर सकता है क्रिया को। आप ऐसा सोचते हैं अधिकतर लोग, तो क्या है, ऐसा नहीं है। क्रिया को निर्जीव सजीव दोनों करते हैं, दोनों करते हैं। संस्कृत में ऐसा है, और वही रियलिटी है। अभी हम बताएंगे आपको, वही रियलिटी है, वही बताएंगे। तो उदाहरण के लिए मैं पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने क्रिया का मैं क्या हुआ, कर्ता। मैं पढ़ा रहा हूं, इस वाक्य का कर्ता क्या हुआ, देखिएगा, मैं संस्कृत पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आप हिंदी का वाक्य है ये। चलिए मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूं, अब दिख रहा होगा। मैं संस्कृत पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले आपको इसमें यह देखना है क्रिया कौन सी है, क्रिया कौन सी है, पहचानिए जल्दी से। क्रिया है आपकी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ये क्या है, क्रिया। कौन पढ़ा रहा है, इस वाक्य में कौन पढ़ा रहा है, मैं, ठीक है। दो चीज छांट ली हमने, बस अभी इतने ही का काम है, क्रिया और क्रिया को करने वाला। क्रिया को करने वाला कौन है, मैं, तो ये क्या हुआ, कर्ता, ठीक है। हमने यही परिभाषा बताई अभी आपको, किसी भी क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो ये पढ़ाना क्रिया कौन कर रहा है, मैं, तो ये क्या हो गया, कर्ता, ठीक। अब भाई बात समझ में, कमेंट चलने दीजिए, चलने दीजिए, लिखते रहिए।
तभी थोड़ा सा जुड़े रहिएगा, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं मैं। तो क्या है, अच्छा क्रिया क्या है, ये क्या है, क्रिया। और किसको क्या पढ़ा रहा हूं, संस्कृत को पढ़ा रहा हूं। तो हमने ये पहले नियम पढ़ लिया है कि को जिसके पीछे लगता है वो क्या बनता है, कर्म, कर्म बनता है। कर्ता ने कर्म को करने से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर और संबोधन हे अये भो। ठीक है, हाँ इस परिभाषा को भी छोड़ दीजिएगा, इसको भी छोड़ दीजिएगा, आप ये याद कीजिएगा, बस ये आप याद कर लेंगे, कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं रहेंगे। ठीक है, उस वाली परिभाषा से कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो क्या है, संस्कृत की, हिंदी की बात नहीं कर रहे हम, संस्कृत की बात। तो हमने छांट लिया कि ये हुई क्रिया और ये हुआ कर्ता और ये क्या हुआ जी, कर्म। हमने चयन कर लिया, ये सभी लोग समझ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर प्राउड हैं, बड़ी आयु के हैं, अर्थात पढ़े लिखे लोग हैं सभी लोग, बच्चे तो कोई नहीं है इसमें क्लास में। तो ये हिंदी का वाक्य आपको मैंने समझा दिया। तो अब आपको ये मैंने बतला दिया और मैंने परिभाषा दी कि क्रिया को कोई भी करने वाला हो। ठीक है, अब देखिएगा, हम आपको वाक्य लिखते हैं। ये वाक्य आपका, आप हिंदी का व्याकरण भी पढ़ जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है जी, वायु बहती है, आप इसको ग्रामीण लेवल पर ऐसे भी कह सकते हैं, वायु चलती है। वायु कैसी है, निर्जीव है, सजीव नहीं है, निर्जीव है। परंतु यहां पर इस वाक्य में क्रिया क्या है, बहती है। कौन बहती है, कौन चलती है, वायु चलती है। अच्छा जी, ये क्रिया हो गई आपकी। ठीक है, अच्छा ये बहना कौन कर रहा है, वायु, उत्तर आ गया अमित जी। आप देखिएगा निर्जीव है, ये निर्जीव भी कर्ता बन सकता है, मैंने ये दिखाने के लिए आपको दिया है। ठीक है, वायु निर्जीव है फिर भी कर्ता हो सकता है, कोई परेशानी नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो चेतनता वाला ही क्रिया करेगा, कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको ये परिभाषा याद रखनी है, किसी भी क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं। बोलिएगा, 5 बार बोलिएगा, आपको यही स्मरण करा देंगे पूरा। ये ऐसी परिभाषा है 100% एकदम फिट होने वाली, कहीं इसमें दोष नहीं आता। संस्कृत की एक खासियत है कि परिभाषाएं ऐसी बनाते हैं कि वो कहीं पर भी किसी से दोष उसमें नहीं आता, कट नहीं होती किसी भी पैमाने से। तो किसी भी क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं। जोर से बोलिए, उत्साह, बीच बीच में उत्साह भी आना चाहिए। आपने हमें नायक बनाया है। नायक का कार्य क्या होता है, नायक का कार्य होता है कि अपने सभी साथियों में उत्साह भर के रखे उत्साह भर के रखे। तो आपने हमको नायक बनाया है, तो हम आप में उत्साह भरते रहेंगे आपको कमजोर नहीं होने देंगे। किसी भी क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं। किसी भी क्रिया को, कैसी भी क्रिया हो, छोटी बड़ी, आकाश की, पाताल की, भूमि की, जल की, हवा की, कैसी भी क्रिया हो,
उसको जो करता है उसको ही संस्कृत में क्या बोलते हैं, कर्ता। और इन इंग्लिश इट्स नॉमिनेटिव केस, राइट। समझ में आ गया आपको? ये कर्ता मैंने अच्छी प्रकार से समझा दिया। देखो अब आपको वाक्य बनाने ठीक है। चलिए अब किसी को कोई शंका तो नहीं है? कर्ता की परिभाषा श्लोक रूप में बताइए। वही बात आ गई फिर दोबारा। हम कितनी बार समझा रहे हैं, अभी सरल चीज सिखा रहे हैं, अभी श्लोक में श्लोक किसकी समझ में आ जाएगा? अभी उतना ही धीरे धीरे, ठीक है। अब और किसी की समझ में कोई परेशानी थी इसमें? वायु चलती है, बहती है, दोनों बोलते हैं हिंदी में, और संस्कृत में भी है। वायु चलती अथवा वायु वहती, दोनों ही प्रयोग होता है। तो अब देखिएगा ये नियम तीसरा आप पीडीएफ पुस्तक में देखेंगे। आप पीडीएफ पुस्तक में देखेंगे कि नियम जो 3 इन्होंने लिखा है, मैं यहां लिख करके बतलाऊंगा अभी। कर्ता में प्रथमा होती है और कर्म में द्वितीया होती है। बस समझ में आनी चाहिए। बस आपको समझ में आ गया तो हमारी सारी मेहनत सफल हो गई। अब देखिएगा नियम में लिखता हूं, नियम 3। कर्ता में प्रथमा होती है और कर्म में द्वितीया। देखते रहिएगा, लिखते रहिए कॉपी पर अपनी। अभी समय है आपके लिए, बाद में कोई जरूरत नहीं आपको समय निकालने की। कर्ता में प्रथमा होती है। हम आपका नेट अधिक खर्च नहीं कराना चाहते, और कर्म में द्वितीया होती है। ठीक है जी, लिख लीजिएगा अच्छी प्रकार से। कर्ता में प्रथमा होती है और कर्म में द्वितीया होती है। इस वाक्य को भी आपको समझा देंगे, क्योंकि कई महान भावों की समझ में आना मुश्किल होता है। ठीक है, कुछ हमारे बहुत सारे पाठकगण साउथ के हैं, तो हम उनको थोड़ा धीरे हिंदी बोल के समझाने का भी प्रयास करते हैं। पर ये हमारे नॉर्थ वाले पाठकगण हैं, ये बहुत जल्दी मचाते हैं कि जल्दी जल्दी बोलो गुरुजी, जल्दी जल्दी बोलो गुरुजी। तो जल्दी में सबको समझ में नहीं आएगा। हम हिंदी भाषी हैं, कभी कभी हम जल्दी बोल ही जाते हैं, परंतु धीरे धीरे बोलेंगे जी। ठीक है, तो अब देखिएगा, कर्ता में प्रथमा होती है, इसको समझिएगा। हमारे पास में एक वाक्य है, एक सेंटेंस है। अभी संस्कृत आप नहीं जानते हैं, इसलिए आपके माइंड में सेंटेंस संस्कृत में नहीं आएगा। किस में आएगा? जिस भाषा को आप जानते हैं। ठीक है, जिस भाषा को आप जानते हैं उसी भाषा में आपको यहां बुद्धि में वाक्य आएगा। ठीक है, यदि आप इंग्लिश जानते हैं इंग्लिश, हिंदी जानते हैं हिंदी, आप कन्नड़ बोलते हैं, कन्नड़ प्रदेश के हैं, तो आपको कन्नड़ लैंग्वेज का आएगा वाक्य। तो आप जिस भी भाषा को अपने व्यवहार में प्रयोग करते हैं, उस भाषा के माध्यम से हमारी बुद्धि में क्या आएगा? सेंटेंस, वाक्य आएगा कोई। अब उस वाक्य में हमने ये पहचानना है कि भाई ये कर्ता है, ये क्रिया है और ये कर्म है, ये वही पहचानना है। ठीक है, अभी सीख रहे हैं। फिर हमने ये पहचान लिया कि ये कर्ता है और ये कर्म है और ये क्रिया है। ठीक है, मैं एक वाक्य भी लिख करके आपको देता हूं। जैसे राम
पुस्तक पढ़ता है। ठीक है जी, ये इसका एग्जाम्पल है ये, राम पुस्तक पढ़ता है। अब ये हम हिंदी जानते हैं इसलिए हमारे मस्तिष्क में हिंदी में आया, आप मराठी आदि जानते हैं तो उसमें आएगा। ठीक है, अब हम इसको छांटते हैं, पहले ये देखते हैं इसमें कर्ता कौन है, क्रिया कौन है, कर्म कौन है, पहले ये छांटेंगे। तो क्रिया क्या है, पढ़ता है, ये क्रिया है। ये क्या है, क्रिया। और पढ़ना क्रिया कौन कर रहा है जी, राम जी कर रहे हैं, अर्थात राम कर रहा है। तो क्या हो गया, ये क्रिया को करने वाला कर्ता। ठीक है, और किसको पढ़ रहा है, पुस्तक को पढ़ रहा है। तो पुस्तक के पीछे हिंदी में को भी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, परंतु ऐसा बोलते हैं पुस्तक को पढ़ रहा है अथवा पुस्तक पढ़ रहा है, एक ही बात है। तो ये क्या हुआ, कर्म। छांट लिया हमने वाक्य, इस वाक्य में, हिंदी के वाक्य में ये कर्ता हो गया, ये कर्म हो गया, और ये हो गई क्रिया। ठीक है, ये आपको इतना करना है। अब क्या है, अभी आपको राम शब्द के रूप याद नहीं है, ठीक है, पुस्तक के रूप याद नहीं है, और इसका तो याद करा दिया हमने आपको, इसका तो याद करा दिया था, पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठत, ये तो याद करा दिया था। अब आ जाइएगा, अब हम संस्कृत में इसका वाक्य बनाएंगे। ठीक है, संस्कृत में हम आपको वाक्य बनाएंगे, तो हम आपको पहले ये याद कराएंगे, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का शब्द रूप याद कराएंगे, केवल प्रथमा और द्वितीय का, पूरा नहीं कराएंगे अभी। ठीक है, पूरा नहीं कराएंगे, आगे की कक्षा में आपको फिर हम जुगाड़ देंगे। बस अभी आप थोड़ा सा ये देखिएगा, ये मानिएगा राम शब्द है आपका, अब इसको हटा देते हैं, ये पुस्तक में लिखा ही है, आपके उदाहरण को रख लेते हैं। अब देखिएगा, ये जो राम शब्द है इसके प्रथमा में रूप चलते हैं, प्रथमा विभक्ति। इसका तो मैंने पहले बता ही दिया है, प्रथमा विभक्ति का, एक मिनट ऊपर चला गया है, रुको। ये प्र लिखा है प्रथमा, और ये वी माने विभक्ति, ऐसा मानिएगा शॉर्टकट। रामः, रामऊ और रामाः। तो ये हम आपको थोड़ा सा प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति, अभी केवल दो विभक्तियों के रूप याद करा देते हैं। इसका द्वितीय में राम का बनता रामम, रामऊ, रामम। ठीक है, ये प्रथमा विभक्ति, ये द्वितीय विभक्ति, राम के रूप याद करने हैं आपको बस। अभी हम आपका झंझट पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, आज तो समय नहीं है, पर आज अभी इतना पढ़ा देते हैं आपको। कुछ लोगों ने तो अपना लाइक भी वापस ले लिया। चलिए, तो अब देखिएगा, बोलिएगा मेरे साथ जल्दी से, रामः, रामऊ, रामाः, रामम, रामऊ, रामान। हाँ, तो ये
राम शब्द पुल्लिंग है, इसके अभी मत थोड़ा ही करिएगा, अभी आगे मत बढ़िएगा ज्यादा। जितना आपको बता रहे उतना ही धीरे 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 रे मना धीरे धीरे सब कुछ होए, बस धीरे धीरे चलिएगा। अब हम जितना बता रहे हैं उतना ही चलते रहिए बस, ठीक है। रामः रामौ रामाः रामम रामौ रामान, बोलिएगा 2 बार बोल दीजिएगा, याद हो जाएगा। रामः रामौ रामाः रामम रामौ रामान रामः रामौ रामाः रामम रामौ रामान रामः रामौ रामाः रामम रामौ रामान। हमको तो याद है जी, फिर भी हम बोल रहे हैं, इसलिए यदि आपको याद है तो भी बोलिए, कोई परेशानी नहीं है। तो ये आपको इसके याद करने, इस अभ्यास के अनुवाद बनाने के लिए आपको ये करना है, ठीक है। अब क्या करना है, ये नियम जो आज पढ़ाया हमने कि वाक्य का जो कर्ता होता है, वाक्य का जो कर्ता होता है उसमें कौन सी वाली पंक्ति के रूपों को प्रयोग करते हैं, ये इस वाली पंक्ति का, जो पहली पंक्ति है ये वाले कर्ता होते हैं। और यदि वाक्य में राम कर्म बन जाएगा, क्या है, तो ये वाला, और यदि कर्म बनता है तो ये वाला प्रयोग करना है। ये नियम बता दिया था कि वाक्य में जो कर्ता होता है उसके अंदर शब्द का प्रथमा विभक्ति का फॉर्म यूज होता है, और जो कर्म होता है उसके अंदर द्वितीय विभक्ति का फॉर्म अर्थात रूप प्रयोग होता है, ठीक है। अभी मात्र हमने आपको इतना बताया है। अब आपको हम एक, इसमें पुस्तक भी आया है, तो पुस्तक शब्द कैसा है, नपुंसक लिंग, कैसा है जी, नपुंसक लिंग। तो उसके रूप भी मैं प्रथमा और द्वितीय के लिख करके दिखला देता हूं, उनको भी याद कर लीजिएगा। फिर आगे की कक्षा में हम और आगे पढ़ेंगे, आज इतना कार्य और दे देते हैं आपको, ठीक है। तो अब देखिएगा, ये तो आपके ये हो गए। अब फिर प्रथमा विभक्ति और पुस्तक का, तो पुस्तकम दिख रहा है, दिख रहा है, ये पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, अब आपको क्या करना है जी, ये बहुत सरल है। आपने ये याद कर लिया, और इसका द्वितीय में भी ऐसा ही बनता है, कोई परिवर्तन नहीं आता है, कोई परिवर्तन नहीं आता है जी, इसका भी ऐसा ही बनता है, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। ये ऐसे कर देते, इसका मतलब यही यहाँ है, यही यहाँ है, यही यहाँ है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अब देखिएगा, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, इसको भी लिख लीजिएगा। आज इतना ही कार्य दूंगा मैं, अधिक नहीं दूंगा आपको, ठीक है। 1 घंटे से अधिक हो गया है, पता ही नहीं लगता ये 1 घंटा कैसे निकल गया। देखिए, तो इसको बोलिएगा मेरे साथ में, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। मैं इसलिए आपको बोलता हूं जिससे आप लिख लें, अभी दोबारा आपको देखने की आवश्यकता ना पड़े। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। और बोलिएगा एक बार, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, ठीक है। ये प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति समान है, वही नियम यहां लगेगा। यदि वाक्य में पुस्तक यदि कर्ता बनेगा तो इस वाले रो के प्रयोग होंगे, और यदि कर्म बनेगा
तो ये वाले नीचे वाली रो के अर्थ समान होंगे। तो ये वाक्य मैंने आपको उदाहरण देकर के बता दिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा और बतला देते हैं, इन्होंने जो नियम पूरा पढ़ा देते हैं आपको, ठीक है। तो इन्होंने उदाहरण दिया है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसकी संस्कृत इन्होंने क्या बनाई है, देखिएगा, रामाह पुस्तकम पठति, ये उदाहरण दिया है इन्होंने, ठीक है। इस उदाहरण को अभी भी देख लीजिए, अगली बार भी समझा देंगे आपको, ठीक है। अब क्या है, अब आप देखिएगा, ये क्या है, ये करता था, तो ये कौन सी विभक्ति का रूप है, कौन सी विभक्ति का है, प्रथमा का, ये प्रथमा विभक्ति है जी, ठीक है। और एक है इसलिए एक वचन है, क्या है ये, एक वचन, ठीक है। और ये क्या है, इस वाक्य का कर्म है, तो कर्म में द्वितीया है ये, तो पुस्तक के द्वितीया में हमने क्या बताया था अभी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये क्या है, द्वितीया, ठीक है, ये द्वितीया है। और ये क्या है, क्रिया, क्रिया, क्रिया किसके अनुसार होती है, कर्ता के अनुसार, क्रिया कैसे होती है, कर्ता के अनुसार। तो कर्ता कौन है इसके अंदर, राम जी है, राम जी कैसे हैं कौन से पुरुष है राम जी, वाक्य के अंदर राम जी है थर्ड पर्सन, प्रथम पुरुष, तो प्रथम पुरुष है, हाँ ठीक है रवि कुमार जी, तो प्रथम पुरुष है, तो क्रिया भी कौन सी होगी, प्रथम पुरुष की, हमने याद करा दी, पठती पठता पठंती, ठीक है। तो अब देखिएगा, रामः पठति, ये कर्म है, पुस्तक, तो पुस्तक में द्वितीया होगी, ये नियम पढ़ा हमने अभी। तो पुस्तक के द्वितीया का रूप क्या बनता है, पुस्तकम, एक पुस्तक है इसलिए, तो ये क्या बन गया, त्वम रामः पुस्तकम पठति, ये नियम पूरा घटित हो गया, ठीक है। इसको और थोड़ा दोबारा भी देख लीजिएगा, और हम आगे भी समझाएंगे, ये कई बार समझाया जाएगा आपको, कई बार पढ़ रहे हैं तब समझाएंगे, फिर दूसरा भाग पढ़ेंगे फिर समझाएंगे, तीसरा पढ़ेंगे फिर समझाएंगे, चौथा भाग पढ़ेंगे फिर समझाएंगे, पांचवा पढ़ेंगे फिर समझाएंगे, और छठा पढ़ेंगे फिर समझाएंगे, और सातवां भाग पढ़ेंगे तब भी समझाएंगे कि कर्ता में प्रथमा होती है। और जब आप अंतिम भाग पढ़ेंगे आठवां, जो 8 पुस्तकें हैं, आठवां, उसमें भी समझाया जाएगा। कब तक समझ में नहीं आएगा जी, 8 बार में समझ में तो आ ही जाएगा जी, पक्का 100%, 8 बार समझाया जाएगा आपको। अभी एक बार इतना समझा दिया, फिर ऐसे ही 7 बार और समझाया जाएगा, समझ में आएगा कि नहीं आएगा आएगा जी, क्यों नहीं आएगा, इतने तो बुद्धिमान है आपके, 8 बार में समझ में तो आ ही जाएगा 8 बार समझाया जाएगा आपको 8 पुस्तकों में, यही बात, ठीक है। और इसके फिर बढ़ते बढ़ते जाएंगे ठीक है। तो ये रामः पुस्तकम पठति, चलिएगा अब इसका एक वाक्य और दिया है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये वाक्य दिया इन्होंने, त्वम गृहं गच्छसि, ठीक है जी। इस वाक्य का जाना क्रिया है, ये जाना क्रिया कौन कर रहा है, त्वम, ये कैसा है, ये प्रथमा विभक्ति का है, ठीक है जी। और ये करता है, और पुरुष कौन सा है, ये मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन है ये, ठीक है, सेकंड पर्सन है, इसलिए सेकंड पर्सन है तो क्रिया भी सेकंड पर्सन की होगी, ठीक है, क्रिया भी पर्सन की होगी। तो सेकंड पर्सन में क्या बनता है, गच्छसि, गच्छथ, गच्छथ,
ये एक है, इसलिए यहां पर एक वचन आ गया गच्छसि। ये क्या है? कर्म। तो कर्म के रूप कैसे चलते हैं? पुस्तक के समान, पुस्तकम 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 पुस्तके पुस्तकानि, वैसे गृहम गृहे गृहाणि। तो एक घर है इसलिए क्या है? गृहम। तो ये द्वितीय का, द्वितीय में भी गृहम गृहे गृहाणि बनता है, तो गृहम आ गया। तो ये क्या हो गया? कर्म। कर्म में क्या हो गई? द्वितीय। ठीक है, ये क्या हो गया? कर्ता। कर्ता में क्या हो गई? प्रथमा। ये समझ में आ गया आपको? और ये किसके अनुसार होगा? कर्ता के अनुसार। ये एरो लगा दिया मैंने, ठीक है। तो इतना आपको तैयार करना है। अब देख लीजिएगा, मैंने थोड़ा सा पढ़ाया है और टाइम कितना लगा पढ़ाने में? 1 घंटा 10 मिनट होने जा रही हैं। और आपके स्कूल के टीचर जी, महाराज जी होते हैं, आचार्य जी, गुरु जी, जड़ जड़ पढ़ा करके चले जाते हैं जी, चलो। और सरकारी अध्यापक तो कहते हैं भाई समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो हमने पढ़ा दिया, चलो भागो। ठीक है, पर हमको ऐसा नहीं करना। हमको ऋषियों की विद्या की रक्षा करनी है। और ऋषियों की विद्या की रक्षा कैसे होगी जी? पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तब ऋषियों की विद्या की रक्षा होगी, वेदों की विद्या की रक्षा होगी, संस्कृत माता की रक्षा होगी जी। दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी। हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी करनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए संकल्प लीजिएगा कि पढ़ना है, छोड़ना नहीं है, भागना नहीं है। हम अपने दूसरे कार्य भी करेंगे, इसको पढ़ के ही रहेंगे। 100% कुछ भी हो जाए। चलिएगा, बहुत समय हो गया है और परमात्मा की दया से कक्षा चल गई है, नेट ठीक चल गया है, कोई परेशानी नहीं आई है। अब आपसे हम कल 7 बजे सही समय पर उपस्थित होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब आपसे विराम लेते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।